नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। बिजनेस वुमेन टू वॉच इन 2021 के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। 2013 में एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत हुई जिसका फोकस था गुडनेस ऑफ नेचर एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं तिजोरी ब्रांड की फाउंडर एंड सीईओ मानसी गुप्ता। बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनसे उनकी इस बिजनेस जर्नी के बारे में। काफी लंबे वक्त पहले उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की थी, तब जब शायद लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेके इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं थे। किस तरीके से किन किन चैलेंजेस को फेस करते हुए वो अपने ब्रांड को यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है, बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनसे उनकी बिजनेस स्टोरी। मानसी, बहुत स्वागत है आपका आज की शो पे। शुक्रिया। मानसी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या विजन के साथ आपने तिजोरी की शुरुआत की थी, साथ ही साथ तिजोरी जो नाम आपने रखा है ब्रांड का, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? श्योर। सो 2012 में मैं इंडिया में नहीं थी, तब मैं यूएस में थी एट द वॉटन स्कूल। वहाँ पे उससे पहले मैं आईबीएम में काम करती थी और आई वाज डूइंग कॉर्पोरेट सेल्स फॉर आईबीएम इंडिया। तो मैंने सबैटिकल लेके एक वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स ज्वाइन किया था वॉटन में। एंड वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि जो इंडियन हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज जो जैकेट्स या जो कपड़े हम वहाँ पे कभी इंडियन ओकेजन्स पे पहनते थे, उसके लिए इंडियन और नॉन इंडियन कम्युनिटी दोनों से बहुत सारा अप्रिसिएशन आता था और वो हमसे पूछते थे कितने का है, कहाँ से लिया, और उनको भी खरीदना है। ये बहुत बार हुआ वहाँ पे, जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में ऐसी गैदरिंग्स होती थी, तो इंडियन और नॉन इंडियन दोनों कम्युनिटीज में से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आती थी इन टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए जो हम नॉर्मली पहन रहे थे। तो तब मेरे को इंस्पिरेशन आया कि यहाँ पे डेफिनेटली एक एग्जिस्टिंग और अनसर्व डिमांड है। एंड इसीलिए हमने मतलब मैंने वहाँ पे तिजोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना शुरू करा और काम करना शुरू किया, बिजनेस प्लान बनाया। एंड 2013 सितंबर में हम इंडिया 2012 सितंबर में हम इंडिया वापस आए। एंड तब तक हमारा पूरा एग्जीक्यूशन, रेडी टू एग्जीक्यूट प्लान रेडी था। इंडिया आते ही हमने रोल आउट कर दिया, ऑफिस लिया और 2013 जनवरी में हमने लॉन्च कर दिया। उस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म थे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक प्रेजेंटेबल और मॉडर्न फॉर्म में एक अपनी वेबसाइट के जरिए नॉर्थ अमेरिका में बेचते थे, विच मीन्स यूएस एंड कनाडा। तब हमारा और 2013 ऐसा साल था, 11, 12, 13, जबकि ई कॉमर्स इंडिया में बूम कर रहा था। कस्टमर्स में बहुत सी एक्साइटमेंट थी और वो बहुत एंथुजियास्टिक भी थे नई चीज को ट्राई करने के लिए। एक नया मोड ऑफ शॉपिंग था उनके लिए, और वो वक्त है जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड मेनी मोर वर कमिंग अप इन अ वेरी वेरी बिग वे। तो इंडिया में आई थिंक वो इतना एक्शन ऑलरेडी था और यूएस में मार्केट बहुत मेच्योर थी, क्योंकि वहां पे अमेजोन बहुत अरसे से है। सो हमने वहां पे एक नीश को केटर किया इफेक्टिवली। एंड रियलाइज ये हुआ 3-4 महीने लॉन्च करने के बाद कि इंडिया से बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट और डिमांड आ रही थी वही प्रोडक्ट्स के लिए जो हम यूएस में बेच रहे थे। हमें शायद मतलब जब मैं इवेल्युएट कर रही थी कि किस ज्योग्राफी में एंटर करना है इंडिया के लिए, मुझे शायद एक गलत फहमी थी कि इंडिया में इंडियन हैंडीक्राफ्ट की उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो हम बड़े हुए हैं इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स को देखते हुए। बट मेरे को शायद ये रियलाइज नहीं हुआ था उस वक्त दैट जो नॉर्थ का हैंडीक्राफ्ट है वो शायद साउथ में इतना एक्सेसिबल नहीं है, बहुत आराम से लोगों को नहीं मिलता है। जब कभी लोग छुट्टी मनाने जाते हैं शायद सिर्फ तभी खरीदते हैं। तो ये डिमांड इतनी ज्यादा मतलब अनडिनाइबली हाई डिमांड थी कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। एंड नवंबर 2013 में हमने इंडिया में एक टेस्ट रन किया, एक पायलट रन किया, वही सामान को इंडियन ऑडियंसेस के लिए प्रेजेंट किया। एंड आई थिंक हमारा रिस्पॉन्स जो उन प्रोडक्ट्स पे था हमें बहुत ज्यादा, से बेसिकली
सेम अमाउंट ऑफ मनी में हम ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते थे और उनको सर्व कर सकते थे, और वो एक बहुत कमेंडेबल बात लगी। और सेल्फ फंडेड थे, बूटस्ट्रैप थे, सो कोई एक्सटर्नल फंडिंग भी नहीं थी। तो सोचा कि जो भी ये पैसा है, अगर इसको हम इंडिया में ग्रोथ में लगाते हैं तो 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। सो हमने इंडिया में, देयरफॉर वो हमारा एंट्री पॉइंट था। नवंबर में हमने इंडिया में लॉन्च कर दिया। वो हम तब एक प्लेटफॉर्म थे जब हम खुद अपने प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, लेकिन अपने जो बैकएंड में क्राफ्ट्समैन, वीवर्स और डिजाइनर्स थे अपकमिंग, उनका सामान के लिए एक प्लेटफॉर्म था जिसको हम प्रेजेंटेबल तरीके से लोगों को मोर रिलेटेबल तरीके से दिखाते थे। एंड उसके बाद 2015 में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आप नई चीजें करते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या क्या और गैप्स हैं और इम्प्रोवाइजेशन हैं या एफिशिएंसीज हैं जिसको आप बेटर कर सकते हो। और आई थिंक दैट लेड टू तिजोरी एज अ ब्रांड। जब शुरू किया था तिजोरी एज अ ब्रांड, तिजोरी जैसे हम सब जानते हैं ट्रेजर चेस्ट होता है जिसके अंदर खजाना होता है। सो बेसिकली नॉट जब हम यूएस और कनाडा में थे तो आइडिया तो यही था कि ये खजाना है इंडिया का, जो उनको एक्सेसिबल नहीं है, अगर एक्सेसिबल था भी तो अफोर्डेबल नहीं है बहुतों के लिए। लेकिन जब इंडिया में लॉन्च किया और जब अपना ब्रांड फॉर्मुलेट कर दिया उसके अराउंड, अपनी ब्रांड एस्थेटिक और डायनामिक को लेके, सो नाम फिर भी रेलेवेंट रहा। सो हाँ, यूनिक नाम था, रिकॉल तेज है बहुत ज्यादा नाम में, तो इसीलिए तिजोरी रखा। मानसी, ये तो मानना पड़ेगा कि आपने मार्केट की जो डिमांड है, लोगों की जरूरत को समझते हुए बहुत ही सही वक्त पे तिजोरी की शुरुआत करने का फैसला लिया। ये पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या मार्केट में आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं? अगर हैं तो आप उनसे किस तरीके से अलग हैं? तिजोरी के क्या यूएसपीज हैं जो उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है? एब्सोल्युटली। जब हमने शुरू किया था तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ऐसे कुछ बड़े प्लेयर्स ई कॉमर्स में आए। एट द सेम टाइम कुछ छोटे प्लेयर्स भी आए। क्राफ्ट्सविला तब इतना बड़ा नहीं था। क्राफ्ट्सविला था, मीरो था, आई टोकरी गाथा, जस्ट टू नेम अ फ्यू, कुछ ऐसे थे। ये भी प्लेटफॉर्म्स थे, एग्जैक्टली वो करते थे जो हम करते थे। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ कि कौन ज्यादा बेहतर क्यूरेट करता है या कौन सा ज्यादा डिस्कवरेबल प्रोडक्ट लेकर आता है। हम एक इफेक्टिवली एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म थे। लेकिन अगर आप देखें कि एक मार्केट प्लेस और ब्रांड में जो डिफरेंस होता है, ब्रांड अपने खुद के प्रोडक्ट बनाता है, उनकी खुद की डिजाइन एस्थेटिक्स होती है, और ब्रांड इज अ लॉट मोर देन जस्ट अ प्लेटफॉर्म। तो इंडिया में एथनिक स्पेस में आई थिंक एथनिक इंडिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। फैशन मार्केट इंडिया की 70% एथनिक है। लेकिन अगर आप देखें 70% की जो डिमांड है, मतलब उस ऑडियंस सेट की जो डिमांड है, हमारे पास इंडिया में कोई भी आज तक ऐसा ब्रांड नहीं रहा है जो कि उस डिमांड को पूरी तरह से कॉन्कर कर सके। तो हमारे बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, फैब इंडिया बीइंग द फर्स्ट वन। एंड अब इफेक्टिवली बहुत सारे ऐसे छोटे ब्रांड्स हैं जो कि एक सर्टेन स्केलेबल बिजनेस लेवल पे आ चुके हैं। तिजोरी को क्या डिफरेंशिएट करता है, वो स्ट्रेंथ हमारी सप्लाई चेन में है। क्योंकि कोई भी टिपिकल ब्रांड अगर आप देखेंगे, वो वेरी हाई ऑन इन्वेंट्री होता है, एंड फिजिकल रिटेल उनके लिए प्राइम चैनल होता है। और तो हाँ, हम तो शुरुआत से ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड थे। सो हालांकि हमने पिछले साल वेंचर आउट करना शुरू किया थोड़ा बहुत, बिकॉज हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स और डिमांड आ रहा था कि हमें फिजिकल रिटेल में प्रेजेंट होना चाहिए, लोग आके कपड़ों को टच फील ट्राई करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं। हमने किया शुरू, एंड आई थिंक हमने जैन फरवरी में ही शुरू किया था और मार्च में लॉकडाउन हो गया। सो आई डोंट थिंक वो एक बहुत फेटफुल ईयर था।
फिजिकल रिटेल को लॉन्च करने के लिए, बट हु न्यू दैट कोविड वुड डू दिस टू द वर्ल्ड. सो हमने इनफैक्ट बहुत प्लान बहुत ज्यादा था साल का, लेकिन उतना रोल आउट नहीं किया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. हमें इमीडिएटली हमने अपना ऑनलाइन स्केल अप तेज कर दिया. जैसे जैसे लॉकडाउन की वजह से कैलेमिटीज बढ़ती रही और लोगों की फर्स्ट परचेजिंग वाली जो चीजें थी वो कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे. ये एक्चुअली मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ, यही एक इस ब्रांड की हमारी एजिलिटी ही हमारी एबिलिटी है. हमने आई थिंक 15 दिन में रक्षा लॉन्च किया. तिजोरी ब्रांड के अंदर ही रक्षा लॉन्च किया. रक्षा ऑल नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका था कोविड से लड़ने का, जिसमें हम सब कुछ वो करते हैं जो आयुष भी रेकमेंड करते हैं. और जो मास्क हैं उनको किसी और तरीके का ना रख के बट ज्यादा ब्रीदेबल कॉटन खादी जैसे मटेरियल्स का बनाना. सैनिटाइजर्स को उस वक्त हमारा जो वैल्यू सिस्टम हमेशा यही रहा है कि हम अपनी कोर के नजदीक रहे और एक ईमानदार प्रोडक्ट सप्लाई करें. जब एक इतना बुरा टाइम था पूरी दुनिया के लिए, आई थिंक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, WHO कंप्लायंट प्रोडक्ट्स तो सब कर ही रहे थे, चाहे वो रियली हो या ना हो, बट हमने बिल्कुल प्रॉपर रेगुलेटेड अथॉरिटीज से ही काम करा था और उन्हीं फार्मास्यूटिकल लैब से प्रोडक्ट्स लिए थे ताकि हम वहाँ पे धोखा ना कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, बिकॉज फार्मास्यूटिकल हमारी लाइन नहीं है. I think Tijori was the first one to launch 500 ml spray sanitizer ताकि पूरे घर में स्प्रे हो सके. उसके बाद तो बहुत सारे आ गए, लेकिन उस वक्त स्प्रे सैनिटाइजर करने का मतलब कुछ और था क्योंकि स्प्रे ही नहीं था मार्केट में. आप समझ रहे हैं, बिकॉज वो चाइना का प्रोडक्ट था, चाइना बंद था. मेरे कहने का इन नटशेल ये मतलब है दैट विद इन आवर ओन ब्रांड रक्षा सब ब्रांड को लॉन्च करना जो कि कोविड के टाइम में रेलेवेंट था, लोगों के काम आ सके, और उसमें आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स और बहुत सब ऐसी चीजें, काढ़े एंड जो आयुष ने प्रिस्क्राइब किए, हमने वो सब लोगों को प्रोवाइड करने का एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस. एक आई थिंक इट वाज जस्ट एन ऑनेस्ट attempt to do something good when people were not thinking fashion first. मानसी, ये तो हम सब जानते हैं कि तिजोरी की शुरुआत जब से आपने की है तब से जरूरतों के हिसाब से आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करते रहे हैं, और रक्षा के बारे में भी ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही है. एक चीज आपकी खास है जो आपके ब्रांड को खास बनाती है, वो है वोकल फॉर लोकल. आप अपने कारीगरों के साथ किस तरीके से काम करते हैं और लॉकडाउन में किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया गया, कैसे कारीगर आपके लिए काम करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में भी हमें बताइए. मेरा कहना ये है कि हमने सोचा जैसे लॉकडाउन हो गया, लेकिन आप जैसे समझते होंगे कि इंडस्ट्री में परचेजिंग तकरीबन एक साल पहले हो जाती है, लेकिन हम जिस सप्लाई चेन से चलते हैं, जो JIT मेथड एट स्केल है, उसकी वजह से हम तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ऑर्डर दे देते हैं फैब्रिक्स का और रॉ मटेरियल्स का. अब जब कोविड हो गया और लॉकडाउन हो गया, लोग फैशन नहीं खरीद रहे थे, तो हम एट द सेम टाइम ये भी नहीं कर सकते थे कि हम पैसा रोक दें सप्लायर का, क्योंकि उसके लिए तो वी आर द ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर देम. एंड the good part is, or thankingly, हमने जब ऑनलाइन कैंपेन्स लॉन्च किए कि लोग घर पे हैं तो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए जो रेगुलर आइटम्स हैं, जो लोगों की शादी होने वाली है डाउन द लाइन इन समर्स और अर्ली विंटर्स, ताकि वो ट्रूसो शॉपिंग कर सकें या फिर वो रेगुलर शॉपिंग कर सके, बेसिकली वो सब वो कर सके जो वो करते अगर लॉकडाउन नहीं था. सो उससे हुआ ये कि हम बिल्कुल स्टिच्ड सारा सामान नहीं दे पा रहे थे उस वक्त लोगों को, क्योंकि कुछ अलाउड ही नहीं था. लेकिन एटलीस्ट जो लोग अपनी चूजो बिल्डिंग करते हैं, शादी की शॉपिंग करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो शॉपिंग हमने उनको करवा दी. और
एट द सेम टाइम हुआ ये कि हमारे सप्लायर्स को कंटिन्यूली पैसे मिले, जिसकी वजह से वो उनको, क्योंकि बाकी कहीं जगह से एवरीबडी हैड स्टॉप्ड पेमेंट्स, राइट, कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लग रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड आई थिंक हमारी ताकत, एंड आई थिंक हमारे लिए सप्लायर ही हमारा प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सेल। तो उनका ध्यान रखना हमारे लिए फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी है। तो इससे हुआ क्या, दो काम हो गए। एक तो कस्टमर के लिए आपने एक जरिया बता दिया, उनको वैसी प्राइसेस दे के, क्योंकि हम स्टिच नहीं दे रहे थे उनको, सिर्फ हम फैब्रिक्स दे रहे थे या साड़ीज दे रहे थे, तो वो शॉपिंग उन्होंने उन प्राइसेस पे कर ली जो शायद उनको रिटेल में भी नहीं मिलती। और एट द सेम टाइम जो सप्लायर के पास सामान बना हुआ पड़ा था, हमने उसका वो सामान बिकवा दिया। सो उससे हुआ ये कि बिजनेसेस बंद नहीं हुए, बहुत बंद हुए, लेकिन हमारे लिए जो हमारे सप्लायर का बिजनेस है वो बंद नहीं हुआ, उसका घर चलता रहा। और आई थिंक ये एक वो चीज है जो हमारा हर सप्लायर सपोर्ट करता है, क्योंकि जब किसी से भी पेमेंट्स नहीं आ रही थी, लेकिन घर चलाने, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो इतने बहुत फाइनेंशियली एबल लोग नहीं होते जिनके पास इतनी सेविंग्स हो कि वो 9-10 महीने का लॉकडाउन सह ले। तो उस वक्त उनकी वो मदद नहीं बोलना चाहिए, उनका काम को हमने डेड स्टॉक ना बनाते हुए क्लियर कर दिया और फिर रीऑर्डर किया। तो आई थिंक वो डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। मानसी, 2021 के लिए क्या नए प्लान्स हैं आपके, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? 2021 में क्या क्या करेंगे? 2021 में एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हम हमेशा ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड रहे हैं। सो अब तो हालांकि फिजिकल रिटेल खुल गया है, लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, मगर मैं ऐसा बोलूं, एज अ कस्टमर मैं नहीं गई। मतलब ठीक है, मैं शायद एक रॉन्ग एग्जाम्पल हूँ, बिकॉज हर एक इंसान की डिफरेंट डेली कमिटमेंट्स एक्सेट्रा होती है, नॉट एवरीबडी हैज वर्क एंड यू नो। बट इस साल हमें बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा जो एक ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड का एस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत सारे इनोवेटिव तरीकों से करेंगे। एट द सेम टाइम फिजिकल रिटेल हम इस साल भी नहीं करेंगे, लेटर इन द ईयर हम देखेंगे कि फिजिकल रिटेल का मतलब प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज कितने हैं। ऐसे तो प्राइम फेस बोलते हैं फिजिकल रिटेलर्स इस वक्त दैट वो दे आर बैक टू 70% ऑफ देयर रेवेन्यू प्री कोविड। बट आई थिंक इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, बिकॉज कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है इस दुनिया से। तो इस साल हम बहुत सारे इनोवेटिव तरीकों से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वर्चुअली ही क्यों ना हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना ज्यादा फिजिकल टाइप एक्सपीरियंस उनको वर्चुअली दे सके, वही हमारा सक्सेस होगा इस साल। बहुत अच्छे। मानसी, आपने अपने ब्रांड की शुरुआत तब की जब शायद बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ नहीं जा रहे थे। बहुत बड़ा भारतीय तबका ऐसा था जिन्हें नहीं पता था कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से की जाती है। आपने उस दौर में अपने ब्रांड की शुरुआत की, इतने लंबे वक्त से आप काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं आप। आप बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, और अगर आप सही काम कर रहे हैं और मन से जी जान से कर रहे हैं, तो सक्सेस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इट। तो सक्सेस को चेज नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, सक्सेस आ जाता है। तो विमेन के लिए आई हैव ऑलवेज बिन वेरी मतलब आई हैव बिन लकी टू हैव a family like that. My parents believe in me, and मतलब मेरा इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव रहा है, एंड आई एम श्योर सबका सेम नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोशिश कर रहे हो और गोल सही है, रास्ता सही है, तो वो कहते हैं ना, लाइक कुदरत भी मिलके आपको सक्सेसफुल करा ही देती है। तो आई थिंक नेवर स्टॉप फाइटिंग इन द सेंस, नेवर स्टॉप ट्राइंग and chasing your goals and dreams, because
एक ही जिंदगी है, मतलब 30-40 साल की रेंज में सारे आगे हैं हमारी उम्र वाले, और बची कितनी है। एंड ये एक जिंदगी में जो कर सके, आई थिंक वही एक चीज होगी जो दुनिया याद करेगी। बाकी फैमिली कंस्ट्रेंट्स कितने थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कोई मायने नहीं रखता, और किसी को याद भी नहीं रहता। सो दिस इज माय ओनली मैसेज फॉर देम। थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। मानसी, आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। दोस्तों, तो ये थी मानसी गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ तिजोरी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ हमें छोड़ा है आज। हमें जूझना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया वही याद रखती है कि हमने क्या किया है, दुनिया को क्या दिया है। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज लेकर आप तक हम पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।